नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सीधा बाबा सिद्दीकी केस की। इस मामले में अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दोस्तों, आपको पता है जो बाबा सिद्दीकी की एफआईआर दर्ज हुई है उसमें लॉरेंस का नाम ही नहीं है। यानी लॉरेंस को एक्यूज अभी तक माना ही नहीं है मुंबई पुलिस ने। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। हालांकि जांच चल रही है मामले की, लेकिन एक चीज जो अब इस वीडियो से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। शुरुआत में जो भी सबूत थे, जिस हिसाब से भी सबूत आ रहे थे, हम उस हिसाब से वीडियो बना रहे थे। लेकिन अब एक जो अहम सबूत आया वो ये है कि अनमोल विश्नोई का रोल इसमें साफ होता जा रहा है। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने बताया कि 3 शूटर्स ने मर्डर से पहले लॉरेंस के छोटे भाई से बात की थी और यह बात स्नैपचैट के जरिए हुई थी। अनमोल आरोपियों से अमेरिका और कनाडा से कांटेक्ट में था। ये क्लियर नहीं है वो कनाडा में था या अमेरिका में था, लेकिन वो बात कर रहा था और बात कराई थी शुभम लोनकर। ये अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस पुलिस को मिला है और इसकी बाकायदा जो चैट्स हैं वो पुलिस के पास है, वीडियो चैट्स पुलिस के पास हैं। प्रवेश, ये सबसे अहम देखिए, तो अभी तक तो ये कह रहे थे लॉरेंस का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, नाम ही नहीं है। हम कल तक और कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि स्पेकुलेशन है, क्योंकि उसने शुभम लोनकर जुड़ा लॉरेंस गैंग से था, लेकिन क्या उसे लॉरेंस ने ऑर्डर दिया था, ये हम बहुत बार सवाल पूछ चुके थे। और हम ये कह रहे थे कि एजेंसीज बताए कि क्या इसमें लॉरेंस की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसने हैशटैग उसने जब क्लेम किया शुभम लोनकर ने कि हमने हत्या की है बाबा सिद्दीकी की, तो उसने लास्ट में लिखा हैशटैग लॉरेंस विश्नोई गैंग। तब तक सामने नाम नहीं आ रहा था कि क्या डायरेक्ट लॉरेंस ने इन्हें कॉल किया था, इन्हें फ़ोन करके सुपारी दी थी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया था, लेकिन अब ये एक पहला सबूत आ रहा है जिसे पुलिस ने खुद बताया है कि अनमोल विश्नोई, जो लॉरेंस विश्नोई का छोटा भाई है, वो इन लोगों के साथ कनेक्शन में था। ये हमको सबको पता है कि शुभम लोनकर के साथ था कनेक्शन में, बहुत पहले ही वीडियो कॉल आई थी। लेकिन शूटर्स ने ये एक्सेप्ट किया है पुलिस के सामने कि पहले अनमोल विश्नोई ने हमसे बात की तो हमें कॉन्फिडेंस आया। वो शुभम लोनकर तो बोलता ही था, शुभम लोनकर तो बोलता था कि मेरे अच्छे संबंध हैं लॉरेंस गैंग से, मैं बहुत करीबी हूँ उनका। लेकिन वो बोलते थे कि एक बार हमारी भी सर बात करा दो। जो शूटर्स थे, हमें मतलब वो उन्हें भगवान मानते थे जो शूटर्स थे लॉरेंस विश्नोई गैंग के लोगों को। तो वो अनमोल विश्नोई से शुभम लोनकर ने बात कराई थी, जो जितने भी तीनों शूटर्स थे, तो उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था। फिर वो इनके लिए काम करने के लिए और रेडी हो गए थे। तो ये जो पहला सबूत है अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि दिसंबर में लोनकर जो है वो बात करता था अनमोल विश्नोई से। पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया था तो उसके मोबाइल से स्क्रीनशॉट्स मिले थे, तो इसमें दो राय नहीं है वो जुड़ा था। लेकिन हम लोग बार बार यही कह रहे थे ना, उससे जुड़ा था, इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसने सुपारी दी है। लेकिन अब जब शूटर से बात कर रहे हैं, शूटर्स को गाइड कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे अब मेंशन हो गया। और आप देखना, अब एफआईआर में नाम जुड़ेगी, अब अनमोल विश्नोई का नाम जुड़ेगा और लॉरेंस विश्नोई का भी नाम जुड़ेगा। लेकिन नाम जुड़ने से क्या होगा? नाम जुड़ने से क्या होगा, लेकिन अभी तक जो एफआईआर बाबा सिद्दीकी केस में दर्ज हुई, दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक लॉरेंस विश्नोई का उसमें नाम नहीं है। अभी जो नाम है, अब आने वाले वक्त में इसमें जो चार्जशीट फाइल होगी वो अनमोल विश्नोई को भी आरोपी इसमें बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये खुलासा किया है शूटर्स ने कि उन्होंने अनमोल विश्नोई से बात की थी। लेकिन सवाल ये उठता है प्रवेश, जो हर कोई जानना चाहेगा, शूटर्स तो शुभम लोनकर के हैं, उनको क्या मतलब? उनको तो पैसे से मतलब है। उनको किसी से बात कराओ ना कराओ उससे क्या मतलब? नहीं, देखिए आप समझना पड़ेगा, उनको तो पैसे की यार, उनको पैसा मिलेगा, वो काम करने के लिए तैयार हो गए। नहीं, सिर्फ पैसे के लिए तैयार नहीं थे। आपको देखना पड़ेगा जो 2 शूटर्स है ना, वो एकदम फ्रेश क्रिमिनल्स है। मतलब उनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। वो उनको अपराध की नगरी में ढकेला जा रहा था। जिस तरह शुभम लोनकर को ढकेला गया, उसे भी, वो भी कुछ अच्छा लड़का था, अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन उसको धीरे धीरे आपराधिक जगत की जो चकाचौंध है वो दिखाई गई। पैसा मिलेगा, पावर मिलेगी। देख रहे हो कितना नाम चल रहा है लॉरेंस विश्नोई के नाम से, हर कोई डरता है, इतने पैसे कमाओगे ये वो। तो उनको कॉन्फिडेंस में, मतलब जो शूटर्स थे उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए अनमोल विश्नोई को वीडियो कॉल कराया गई। अनमोल विश्नोई बात किया उनसे, फिर जाके वो रेडी हो गए कि अब काम करेंगे। एक चीज इसमें जो बड़ा अलग है वो ये है कि आरोपियों ने खुलासा किया था, नितिन और दूसरे आरोपी ने, राम तनोजे ने, कि हमें तो 1 करोड़ रुपए हमने मांग लिए थे, तो वो तैयार नहीं हुआ, इसलिए हम बैकआउट कर गए। बिल्कुल। तो ये नितिन की बात है ना, नितिन तो बहुत प्रोफेशनल शूटर्स थे, वो प्रोफेशनल किलर्स थे। ये तो एकदम फ्रेश चेहरे थे, इनका तो कोई क्राइम कुंडली नहीं है, इनकी कोई क्राइम बैकग्राउंड ही नहीं है। तो नितिन प्रोफेशनल शूटर से, प्रोफेशनल किलर से, इसलिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगे। जब शुभम लोनकर ने उन्हें ये पैसे नहीं दिए, तब उन्होंने बोला कि हम ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला किसी और को दे दो सुपारी। तब शुभम लोनकर 2 लड़कों को ढूंढ के लाता है जो उसके बगल के दुकान में ही काम करते हैं। एक स्क्रैप व्यापारी के यहाँ स्क्रैप का काम करते हैं ये लोग। वहाँ से इन्हें ये कन्विंस करता है, धीरे धीरे चीज़ें, अपनी बातें बताता है। अब वो दोनों लड़के यूपी के बहराइच के थे, तो उनको इतना नॉलेज नहीं था कि बाबा सिद्दीकी कितना पावरफुल आदमी है।
वो इजीली रेडी हो गए और उन्हें कहा गया कि तुम हमारे गैंग के साथ जुड़ोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमा के देंगे, सब कुछ होगी, तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे नाम से दबदबा हो जाएगा, तुम्हारे गाँव में हर कोई तुमसे डरेगा। तो ऐसी 10 तरह की बातें थी जो उनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया गया। आप देख लो चिराग जी, अगर इस चार्जशीट में मैं बता रहा हूँ, मैं चार्जशीट की जिक्र कर रहा हूँ, एनआईए की चार्जशीट मेरे दोस्तों मोबाइल में है। ये जो चार्जशीट है ये दरअसल जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो 26/8/2022 को हुई थी। ध्यान रखिएगा 26/8/2022 को एनआईए ने ये एफआईआर दर्ज हुई थी एनआईए की तरफ से। बिल्कुल। और इसमें जो चार्जशीट दाखिल हुई वो हुई 24 मार्च 2023 को, जो कि चार्जशीट हमारे पास है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो टोटल केसेस बताए गए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। डिस्ट्रिक्ट फजलिका टोटल जो केसेस बताए गए उसको बताए गए जी, इसका 4 केसेस में एफआईआर नंबर 77, एफआईआर नंबर 22, एफआईआर नंबर 37, एफआईआर नंबर 209, एक एफआईआर एसएएस नगर पंजाब, एक एफआईआर पीएस सोहना एसएएस नगर पंजाब, एक एफआईआर पीएस सदर फजलिका पंजाब, एक एफआईआर फरीदकोट पंजाब। 4 एफआईआर में इसको सजा मिल चुकी है। और मैं आपको बता देता हूं टोटल मुकदमे कितने दिखाए हैं। टोटल 84 मुकदमे दिखाए हैं, जिसमें से 4 मुकदमे चिराग जी वो है जिसमें कन्विक्ट हो चुका है, जिसमें से 70 ऐसे मुकदमे जिसमें ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है। आप एक के बाद एक उसका नाम घसीट रहे हो, एक के बाद एक उस पर मुकदमा बना रहे हो, लेकिन आपने कितनों पे ट्रायल शुरू कर दिया? 84 केसेस में ये इन्वॉल्वमेंट है और 70 ऐसे केसेस है जिसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, 4 में कन्विक्ट हुआ है। तो लंबी फहरिस्त है। अगर एक आपको आज का ही देख के शॉकिंग होगा, एक बहुत पुराने केस में 2001 के केस में एक हत्याकांड था, उसमें आज बेल मिल गई किससे? छोटा राजन को। इतना पुराना केस और अब जाके बेल मिल रही है इतने पुराने केसेस में, मतलब चल रहा है लंबा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इस समय साबरमती जेल में और ऐसे में 84 केसेस, और अगर क्या पता बाबा सिद्दीकी में एक और केस बढ़ जाए। हाँ, कुछ बोल नहीं। सवाल ये उठता है कि अब पूछताछ तो जाकर ही करनी पड़ेगी इसको लेके। मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी है तो उन्हें साबरमती जेल ही जाके पूछताछ करना पड़ेगा, क्योंकि एमएचए ने एक स्पेशल प्रोविजन है जिसके तहत अगर कोई गंभीर अपराधी है और उसने कोई बड़ा अपराध किया है तो उन्होंने उसकी जो टेन्योर है 1 साल के लिए बढ़ा दी है। मैं सेक्शन अभी भूल रहा हूँ, वो सेक्शन लगा के कि कोई भी दूसरे राज्य की पुलिस इसे कस्टडी के लिए लेके नहीं जा सकती अपने साथ। अगर पूछताछ करनी है तो आप आइए पूछताछ करिए, उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन आप उसकी कस्टडी लेके अपने राज्य में नहीं जा सकते। तो इसका ही फायदा मुझे लग रहा है एक तरह से लॉरेंस को मिल रहा है। लेकिन चिराग जी बात वो भी है कि फायदा बोले या नुकसान, क्योंकि अगर क्या पता लॉरेंस को बाहर इतना खतरा है तो अगर उसके बाहर जेल से लाया गया, पता चला उसमें पुलिस कर्मी और इतने सारे लोग हैं, उनकी भी लाइफ को थ्रेट है, उसके बाहर इतने दुश्मन बैठे हैं, तो ये गवर्नमेंट ये सब चीज़ बचाने के लिए, बाहर गैंग वॉर बचाने के लिए ऐसा कहना है कि वो उन्होंने ये सेक्शंस लगा के रखे हैं लॉरेंस बिश्नोई पर। वहीं दूसरी तरफ एक तबका कहता है कि लॉरेंस को पुलिस जेल से निकलने नहीं देना चाहती, क्योंकि जेल से निकल जाएगा तो उसको डर है कि उसको गोली मार दी जाएगी, उसका एनकाउंटर हो जाएगा। संपत नेहरा का एक एग्जांपल लेते हैं। संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है। 4 साल पहले उसे पुलिस पकड़ती है, दिल्ली स्पेशल सेल पकड़ती है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जैसे उसे जेल शिफ्ट कर रहे थे उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी लगा दी कि मेरा बाहर एनकाउंटर हो जाएगा, मुझे गोली मार दी जाएगी, मुझे बचा लो। जब ये बाहर रहते हैं तो बहुत बड़े बड़े शेर बनते हैं। मुझे एक से लोगों का नाम याद है। लॉरेंस बिश्नोई ने भी खुद एक बार डाला था कि मैं जेल से, जब जेल शिफ्टिंग हो रही थी तब उसने भी डाला था मुझे पंजाब जेल ना भेजा जाए। अतीक अहमद ने डाला था, जितने बड़े लोग हैं सब ने डाला था। जब ये जेल से बाहर रहते तो इनके जो गुर्गे हैं, इनके जो गैंग के मेंबर, इन्हें देखना चाहिए जो जेल में बैठे रहते हैं, तब ये सरकार से विनती करते हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। सवाल ये उठता है ना कि वो तो मुझे याद है मुख्तार अंसारी ने भी कहा था कि उसको जो है वो यूपी की जेल में ना भेजा जाए, पर्टिकुलर जेल का, उसने हाँ बिल्कुल ये बात कहा था। यही तो है कि जब तक बाहर हैं तब तक शेर हैं, जब जेल के अंदर चले जाए तो खुद का डर सताने लगता है कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। और खुद लॉरेंस बिश्नोई ने डाला है एक बार कोर्ट में कि मेरी जान को खतरा हो सकता है अगर मैं उस जेल में जाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। लेकिन सवाल यही है चिराग जी, जो हम पॉइंट पे आते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का अब तक पूरे केस में कहीं भी नाम डायरेक्टली नहीं आया था, इनडायरेक्टली आया था। लेकिन अब जब अनमोल बिश्नोई की सीधी एंट्री होगी, ये जब वो शूटर से बात कर रहा है, मतलब अनमोल बिश्नोई को पता था और शूटर्स को वो गाइड कर रहा था कि उसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग में साजिश। अब 201 में साजिश करने में अनमोल बिश्नोई का नाम ऐड हो जाएगा। लेकिन अनमोल बिश्नोई बहुत सारी शादियों में, बहुत सारी इवेंट्स में दिख चुका है। अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, ना कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पकड़ पाई। जो स्पेकुलेशन है, अच्छा, जो अमेरिका में बैठा है, जो गैंगस्टर है, जो मिलिटेंट है, हाँ,
केसेस तो प्रूव हो नहीं रहे, उसमें तो बरी होता जा रहा है, मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं, डायरेक्ट कोई सबूत आ नहीं रहा, ऊपर से कनाडा अलग तरीके के आरोप लगा रहा है। तो भाई अगर ये इतना बड़ा वो है, गैंगस्टर है, मिलिटेंट है, तो क्या आप एक केस में भी इसको कन्विक्शन लीड नहीं करा सकते? ये तो बहुत एक तरह से कहा जाए चैलेंज है एजेंसीज के लिए। प्रॉब्लम क्या है चिराग जी, या कराना नहीं चाहते? नहीं, प्रॉब्लम क्या है आपको समझना पड़ेगा। वो बाहर तो है नहीं, आप कोर्ट में क्या बोलोगे? जेल में बैठे बैठे इसने तो सबूत देंगे ना आप, तो फिर आप मुकदमा क्यों दर्ज कर रहे हो? आप बोलोगे, आप मुकदमा क्यों दर्ज कर रहे हो? मुझे सवाल का जवाब दो। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मुकदमा क्यों दर्ज कर रहे हो? नहीं, सबूत होंगे तो लेकिन कन्विक्शन क्यों नहीं? लेकिन ये फेलियर किसका होगा बताओ? कन्विक्शन क्यों नहीं हो रही अगर सबूत है तो? अरे ट्रायल ही नहीं शुरू हुए, क्यों नहीं शुरू हुए? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए और ये वहां की सरकार को देखना चाहिए कि इतनी स्पीड ट्रायल क्यों नहीं ले रहे। अगर आपको कोई इतना बड़ा कोई गैंगस्टर है, कोई है, क्रिमिनल है, पता चला, बताइए, मैं आज ही देख रहा था सुबह, अब भी जाके छोटा राजन को एक केस में बेल मिला, एक मर्डर केस था, आज की बात है, मुंबई हाईकोर्ट ने दिया। मतलब इतना गैंगस्टर्स पे आप लोग इतना लंबा लंबा केस चला रहे हैं, इतनी लंबी लंबी तारीखें मिल रही है, वो तो जेल में फल फूल रहे हैं। आप गैंगस्टर्स की लाइफस्टाइल जेल में बहुत अच्छी है, आप किसी भी जेल में चले जाइए, कोई भी बोल दे कि उनको बहुत वैसा रखा जाता है। आप कोई भी कैदी अगर कोई भी जेल से बाहर आता है, मैं बोलूंगा तिहाड़ से अगर कोई कैदी, नॉर्मल कैदी जेल से बाहर आ रहा है, आप उससे पूछ लीजिए कि वो गैंगस्टर उस जेल में कैसे रहता है। तो बड़े चौड़े में रहता है, बड़े अच्छे से रह रहा है। और खुद कल लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने, कजिन भाई ने ये बात कही कि घर वाले 40 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं लॉरेंस पे, तो कैसे खर्चा कर रहे हैं, किस चीज पे खर्चा कर रहे हैं? भाई जेल में पैसा जा रहा है, तो ये तो अपने आप में सवाल है ना चिराग जी, कि जेल में 40 लाख रुपए किस चीज का खर्चा कर रहे हैं? ये तो जा रहा है नहीं जा रहा है, ये तो नीड टू वेरीफाई। जेल ये तो उसका खुद का कैदी थोड़ी, कोई कैदी को थोड़ी आप पैसे दे सकते हैं। कैदी का तो अपना वो होता है, अगर वो अंडर ट्रायल है, फॉर एग्जांपल अंडर ट्रायल है, इसमें तो कन्विक्शन लीड हो चुकी है उसे कई केस, 4 केसेस में। अब जब कन्विक्शन हो गए तो कन्विक्ट हो गया, वो अंडर ट्रायल नहीं रहा, अब कन्विक्ट हो गया। कन्विक्ट के लिए अलग रूल्स हैं जेल मैनुअल में, उसमें आप उसको जेल का ही ड्रेस पहननी पड़ेगी, जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसमें यहाँ तक ये तक नियम है कि महीने में आप उसको मनी ऑर्डर कर सकते हैं, 2,500 रुपए का मनी। लेकिन कितना है 2,500 का मनी ऑर्डर? कर देंगे कैसे 40 लाख कर रहे हैं? तो क्लेम बड़ा अजीब सा लग रहा है जो लॉरेंस के परिवार कह रहा है 40 लाख। लॉरेंस का जो भाई है, उनका इंटरव्यू आया, सब जगह चला है उनका इंटरव्यू, तो उनके भाई ने ही कहा ये बात, ये हमारे क्राइम तक पे भी चला है। इसके थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड है, वो देख सकते हो आप, उनमें उनका पूरा इंटरव्यू है। लेकिन अगर किसी को इतनी छूट दी गई है तो उसके पीछे मकसद क्या है चिराग जी? किसी को मेरा तो सिर्फ सीधा एक सवाल है, एनआईए ने कहा कि 84 केसेस हैं, एक मिनट, टेररिस्ट बोल दिया, उसको टेररिस्ट बोल दिया तो उसको सजा क्यों नहीं हुई आज तक? बिल्कुल। और अगर नहीं हुई है तो क्या फंसाया जा रहा है? तो क्या फंसाया जा रहा है? साफ साफ मैं जानना चाहूंगा, क्या लॉरेंस बिश्नोई को फंसाया जा रहा है? अगर और सबूत क्यों नहीं है उसके खिलाफ? जब आपने इन्वेस्टिगेशन करे, आपने उसको गैंगस्टर बोला, आपने उसको मिलिटेंट बोला, तो आपने सबूत भी इकट्ठे किए होंगे। अब ये बात है, ये सबूत अदालत के समक्ष रखने चाहिए, और अगर वो गैंगस्टर है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा चिराग जी, लेकिन सबूत रेडी भी तो नहीं होते, कौन दुश्मनी ले अपनी जान को? तो ये तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। पुलिस ने बहुत बार कहा है कि भाई किसे लाएं सबूत, कोई रेडी नहीं होता। मुकदमा क्यों दर्ज कर रहे हैं आप? अरे मुकदमा तो दर्ज करेंगे, क्राइम हो रहा है, लोगों के अंदर इतनी दहशत है। अब अरे तो फिर मुकदमा दर्ज फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं? मुकदमा दर्ज किस लिए कर रहे हैं? हमारे देश में कसाब को भी फांसी हुई है, कसाब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था मुंबई में। आप तो मुंबई के रहने वाले हैं, वहां मुकदमा दर्ज हुआ, उसके खिलाफ सबूत आए, उसको सजा हुई। क्या इस केस में अगर कोई सबूत नहीं है, तो मैं तो एजेंसी से पूछना चाह रहा हूं, क्यों मामले पर मामले दर्ज करते जा रहे हैं आप लोग? अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो, और सबूत है तो अदालत क्यों सजा नहीं सुना रही है? सजा सुनाए ना, सजा सुनाए, गंभीर अपराधों में सजा सुनाए। बिल्कुल सजा। लेकिन चिराग जी, आप एक आदमी को, एक गैंगस्टर को वहां बिठा रखा है, वो साबरमती जेल के अंदर है, और उससे कोई एजेंसी अगर पूछताछ करना चाहती तो वो नहीं जा सकती। ठीक है, आप जाइए, पूछताछ कीजिए, सबूत इकट्ठे कीजिए, और अगर आपको लगता है कि बिना उसके जाए सबूत इकट्ठे नहीं हो सकते तो आप कोर्ट को बताइए कि भाई ये दिक्कत आ रही है टेक्निकल। आने वाले 2 से 4 दिनों में मुंबई पुलिस कुछ बड़ा खुलासा करेगी, जैसे कि मेरी भी इंटरनल सोर्सेस हैं और बातचीत हो रही है, जैसे जैसे परतें खुल रही, तो आने वाले 4 दिन में देखना पड़ेगा। मंडे तक देखिएगा आप चिराग जी, इसमें कुछ बड़ा निकल कर आएगा, और बड़ा निकल कर आएगा तो इसमें 2-4 और लोगों का केस में इन्वॉल्वमेंट सामने निकल कर आएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि बाबा सिद्दीकी को कभी लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी नहीं दी, ना लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने कभी धमकी दी, ना किसी और ने कभी धमकी दी, ना गोल्डी बराड़, किसी ने धमकी नहीं दी। जब धमकी नहीं दी गई, अचानक से हमला करने वाला एक ग्रुप है ही नहीं कि अचानक से आए और गोली किसी को मार दी गई। ये तो कम से कम उसे 10 बार थ्रेट करते, तब तक थ्रेट करेंगे जब तक वो डर ना जाए, तब तक। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, क्या हमारी एजेंसीज के पास ऐसा कोई एक भी मामला नहीं है जिसमें इसके खिलाफ, संगीन मामला जिसमें एक प्रॉपर सबूत हो और जिसमें कन्विक्शन लीड हो? और कन्विक्शन तो हम सबको पता है, गैंगस्टर की और जो मिलिटेंट यानी आतंकवादियों की कन्विक्शन क्या होती है? आतंकवादियों को उम्र कैद भी मिलती है, आतंकवादियों को फांसी की सजा भी मिलती है। तो क्या कोई इन दोनों में से कोई सजा नहीं मिल सकती? और अगर सबूत नहीं है,
आपके पास सबूत नहीं है तो आप किसी के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज करते जा रहे हो? सिर्फ प्रेशर टेक्निक बनाने के लिए? आपके पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है कि भाई उसके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, ठीक है प्रेशर टेक्निक सुनाओ, मुकदमे पे मुकदमा दर्ज करो ताकि उसको जेल के अंदर रखो। जेल के अंदर वो रहता है, वहां से वो अपराध को अंजाम दे रहा है, तो अपराध थम का रहा है, थम का रहा है अपराध, वो तो कर रहा है। ऐसे में एक सवाल जो सबसे बड़ा उठता है वो उठता है कनाडा सरकार का आरोप। कनाडा सरकार कहती है कि भारत सरकार इसको एज अ टूल यूज कर रही है। क्यों कनाडा सरकार ने इसको लेकर सबूत नहीं दिए? मैं तो साफ साफ पूछना चाहूंगा, सबूत दे, अगर ऐसी बात है तो सबूत दे, सबूत दे। कनाडा सरकार ये बात बोल रही है, कनाडा सरकार तो और जो कनाडा सरकार पर आरोप लगाती है भारत सरकार की खालिस्तानियों को पाला जा रहा है, खालिस्तानियों को। कनाडा की तो बात ही छोड़, कनाडा तो सब आतंकवादियों को पाल रही है, जितने भी हैं गैंगस्टर कहाँ हैं, ये जो गोल्डी बराड़ था कहाँ था, अनमोल विश्नोई कहाँ था, सब तो कनाडा में बैठे हैं। तुम्हारे अंदर दम है कनाडा के अंदर, दो प्रत्यर्पण करो, जितने सारे गैंगस्टर तुम्हारे यही तो पूरे बसे, वो जो खालिस्तानी लीडर लांडा और बहुत सारे 4-5 नाम है, ये सब जितने सारे लोग हैं सब तो वहीं बसे। हम तो लॉरेंस को फिर भी जेल में रखा है, हाँ। तुमने किसको जेल में रखा है? एक का नाम बता दो। हाँ। तुम हमारे देश के खिलाफ इतनी सारी रणनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर हमने उसको जेल में रखा है, हाँ। तो जेल में रखने का फायदा क्या जब उसको कन्विक्शन लीड नहीं हो रही किसी केस में? ये एक बहुत गंभीर सवाल है प्रवेश। चिराग जी देखिए, पुलिस बोलेगी हमने अपना काम कर दिया, तो कौन काम नहीं कर रहा ये तो पता चले। हाँ। क्या ये कहना चाह रहे हैं? ओवरऑल है चिराग जी, ओवरऑल है। देखिए हमारा जुडिशरी सिस्टम भी थोड़ा स्लो है, हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम भी थोड़ा स्लो है, हमारे मिलते नहीं वो क्योंकि बहुत हाईटेक है, सब कुछ बड़ा स्लो है। तो स्लो प्रोसेस में ऐसी चीजें, स्लो प्रोसेस की बात नहीं हो रही। क्या मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाह रहे होंगे, हमारे कई सारे ऐसे व्यूअर्स जो लिखते हैं लॉरेंस जिंदाबाद, आई लव लॉरेंस बिश्नोई। देखिए ये आपकी एक व्यक्तिगत, एक कुछ व्यूअर्स की व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं से पूछना चाहूंगा, आज आप लिखते हैं ना आई लव लॉरेंस बिश्नोई, या जो भी लिखते हैं आप, जिस भी, कुछ लोग क्रिमिनल्स को भगवान मानते हैं, कुछ लोगों की अपनी आइडियोलॉजी होती है। आप एक बार पढ़िएगा, हाँ, और आप डिसाइड कीजिए और आप कमेंट में लिखाइएगा, आप रीज़न बताइएगा कि आप क्यों लॉरेंस जिंदाबाद बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कोई क्रिमिनल्स को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? सिर्फ ये रीज़न कि एक इंटरव्यू लॉरेंस देता है जेल में से और वो कहता है कि मैं खालिस्तानियों के विरोध में हूँ। लेकिन उससे पहले पता है एनआईए की चार्जशीट दायर होती है, एनआईए की चार्जशीट में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत सारे खालिस्तानी आतंकवादियों से मिला हुआ है। ये तो एनआईए की चार्जशीट है, हाँ। जो हमारे पेज में, मैं पेज नंबर बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हाँ, और ये एनआईए की चार्जशीट में है, ये बात हम नहीं कह रहे, ना चिराग जी कह रहे, ये बात तो एनआईए की चार्जशीट में है। जब ये सब चीज़ें मेंशन हैं तो क्या लॉरेंस बिश्नोई ने एक मुखौटा पहन रखा है कि मैं अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाऊं, जिसके बाद मुझे लोगों की सिंपैथी, लोगों का सपोर्ट मिल जाए, उसके बाद मैं इसके पर्दे के पीछे अपना क्राइम करते रहूं, कहीं ना कहीं ड्रग्स पकड़ा जाती है नाम पे, कहीं उसके नाम पे हत्या हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ चलो लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं करवा रहा, लेकिन उसके नाम पे इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है, हर कोई किसी को भी धमकी दे रहा है, तो ये दहशत होनी चाहिए कि भाई अगली बार से नाम लेने से डरूं कि मैं लॉरेंस गैंग का हूँ, पता चला पुलिस मेरा इलाज कर देगी। आजकल तो पुलिस वाले भी, यूपी पुलिस तो अच्छा इलाज करती है, लेकिन अब बाकी स्टेट्स में आजकल तो पुलिस अगर लॉरेंस का कोई केस या कोई गुर्गों को पकड़ती है ना, तो वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये बताती है देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया। कहने का मतलब ये है कि एक अपराधी का इतना ग्लोरिफिकेशन हो रहा है जो कि ठीक नहीं है। अगर वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर वो अपराधी नहीं है तो ये काम एजेंसीज का है कि फर्जी मुकदमे किसी पर दर्ज ना करें, अगर वो कर रहे हैं तो, क्योंकि कन्विक्शन लीड नहीं होना एक तरह से ये इशारा करता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कमजोर है या दाल में कुछ काला है। अगर सबूत हैं तो बिल्कुल ठोक कर सजा मिलनी चाहिए और ऐसे आरोपी को जेल के पीछे रखना चाहिए और जो मैक्सिमम सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इस बीच बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर फ्लोट करती रहती है और बहुत सारी बातें होती है जिसमें ये कहा जाता है कि रॉ का एजेंट है, जिसमें ये कहा जाता है कि मैं वो पेज नंबर बताऊंगा, एनआईए की चार्जशीट मेरे हाथ में है और पेज नंबर 60, जो पेज नंबर 60 है, उसमें जो पॉइंट 17 लिखा है, उसमें लिखा है फ्यू ऑफ हिज सिंडिकेट मेंबर सतविंदर, गोल्डी बराड़, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई एंड विक्रमजीत सिंह, विक्रम बरार एक्सेट्रा who have moved out to the country, ये लोग कंट्री से बाहर चले गए in order to run their gangster syndicate, मतलब अपना सिंडिकेट चला रहे कंट्री से बाहर रह के, and abroad there are quest to suffocate weapons, got association with हरविंदर सिंह संधू, रिंदा से इनका संपर्क है, रिंदा से इनका संपर्क है थ्रू लखबीर सिंह लांडा, बोथ आर टेररिस्ट एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा इंटरनेशनल विच एक्ट्स अगेंस्ट द, देखिए
देश के खिलाफ ये ग्रुप बब्बर खालसा एसोसिएशन काम जुड़े, उससे ये पांचों लोग जुड़े। जब ये बात बोलती है एनआईए, तब एनआईए सीधा सीधा आरोप लगाती है कि लॉरेंस के भाई गोल्डी बरार और ये लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। क्योंकि आप किनके साथ जुड़े हो? लखबीर सिंह लांडा के साथ जुड़े हो, आप इन लोग के साथ जुड़े हो, रिंदा के साथ जुड़े हो, जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़े ये एनआईए की चार्जशीट कह रही है। तो जब कोई लोग खुद के आके बोलते हैं कि ये तो देश के लिए काम कर रहा है, एक इंटरव्यू दे देता है, खुद को पाक साफ बताने के लिए एक इंटरव्यू दे देता है कि भाई मैं तो खालिस्तानियों का दुश्मन हूँ, जो देश का दुश्मन है दुश्मन हूँ। तो ये तो एनआईए है, एनआईए आके बोले, खुद से बोले। जब इंटरव्यू मैंने लॉरेंस का वो इंटरव्यू देखा था, लॉरेंस ने उस इंटरव्यू में कहा था कि जो मैं देश के दुश्मन में, मैं खालिस्तानी लोग, मैं उनके खिलाफ हूँ, फलाना फलाना। तो उसने ये बात क्यों नहीं बताई और क्या पता क्यों दाखिल किया आपके खिलाफ? आपको तो ये कहा कि दुश्मन, आप तो दोस्त हैं उनके, आप तो खालिस्तानियों के दोस्त हैं, वो ये बता रहे हैं। ये एनआईए की चार्जशीट ये बता रही है कि आप खालिस्तानियों के दोस्त हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं। और ऐसे तमाम सवाल उठते हैं, सोशल मीडिया पर भी फ्लोट करते हैं कि आप को इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, और कब तक इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और देखिए जो अगला पैराग्राफ है 17.22, द लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट फॉर्म्स अलायंस विद प्रो खालिस्तानी कॉज। ये देखिए पहला पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट है, मैं ये स्क्रीनशॉट डाल भी दूंगा, मतलब ये जो एनआईए की चार्जशीट है उसका पिक्चर डाल दूंगा, आप उस पढ़िएगा उसमें। और उसमें सेम चीज़ लिखा है, रिंदा और इन लोगों का नाम लिखा है कि इन लोगों ने वेपन्स अप्लाई किए, दिए, आईडी वेपन्स दिए, इनके पास बहुत सारे वेपन्स सप्लाई किए इनके थ्रू। और जो सबसे मेन चीज़ है, आपको पता है चंडीगढ़ में जो पुलिस हेडक्वार्टर में जो हमला हुआ था, उसमें भी जो आईडी ब्लास्ट हुआ था और जो वेपन्स मिसाइल यूज़ किया, जो रॉकेट लॉन्चर यूज़ किया गया था, वो भी यही रिंदा लोगों के ग्रुप ने दिया था, उसमें भी नाम आया था इन्हीं लोगों का। तो आप अपने को पाक साफ बताते हो, आप अपनी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हो हिंदुवादी। लेकिन प्रवेश, मैं सवाल आपसे ही पूछता हूँ, 1 मिनट। ये आरोप है इतने सारे, सजा क्यों नहीं हुई? कोई पकड़ाया ही नहीं, अनमोल बिश्नोई है ही नहीं यहाँ, जो है उसको सजा क्यों नहीं हुई? वो तो बोला है उसके एसोसिएट्स ना, चिराग जी बोला है, वो और उसके एसोसिएट्स। हाँ, वो और उसके एसोसिएट्स। वो तो है आपके पास, एसोसिएट्स नहीं है तो वो तो जेल में बंदे ना, सबूत लाने के लिए उनको पकड़ना पड़ेगा ना। तो फिर आपने ये आरोप क्यों लगा दिया? अरे तो वो आरोपी फरार है, बताया रहा है, वांटेड लिखा है ना। नहीं, आपने ये बताया कि इसमें एसोसिएशन है बब्बर खालसा गैंग से, एसोसिएशन प्रूव कीजिए। अरे कैसे प्रूफ होगा, वो सब फरार चल रहे थे। आपने लिख क्यों दिया इसमें? अरे भाई इन्वेस्टिगेशन का उनका पार्ट है तो वो आप बताइए ना सबूत में। देखिए ये सबूत आया, ये सबूत नंबर 1 2, एक मिनट प्रिजम्पशन से चलती है, सबूतों से चलती है। सबूत बताया ना, मैं आपको सबूत अब बताता हूँ। सबूत नंबर 1, तो सबूत है तो सजा क्यों नहीं हो रही है फिर? अरे तो है ही नहीं, तो कहां से होगी सजा? चिराग जी जो है उसको सजा क्यों नहीं हो रही है? अरे तो वो बोला एसोसिएट्स, आपको समझना पड़ेगा। डील अनमोल ने की है, लॉरेंस ने नहीं की है। डील किसने की है? अनमोल ने की है। इस केस के मुताबिक नहीं, एक मिनट, अनमोल ने डील की है। इस केस के मुताबिक बब्बर खालसा गैंग से लॉरेंस गैंग जुड़ा हुआ है, ये साफ साफ बोल रहा है एनआईए की चार्जशीट। लॉरेंस के बाकी साथी नहीं है, लॉरेंस है। इस केस में लॉरेंस को सजा क्यों नहीं हुई? क्या इनके पास सबूत नहीं है? तो अगर नहीं है तो ये आरोप क्यों लगा दिया आपने? प्राइम एक्यूज लॉरेंस नहीं है ना, प्राइम एक्यूज कोई बात नहीं, सेकेंडरी एक्यूज्ड है, सबूत कहां है? लेकिन उसको प्रूव करने के लिए इन बाकी लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा, एकलौते लोगों के लिए। फिर आपने ये क्यों लिख दिया? जब मैंने आपको कुछ भी बोला, आप एनआईए पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, आप एनआईए पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, तो फिर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में तमाम बातें लिखी हैं, तो ये प्रूव, इट हैज टू बी प्रूव। प्रूफ तो देगी ना। चिराग जी कोर्ट में ट्रायल शुरू, प्रूफ देगी। तो वो तो उनका काम है, आपके बोलने से 2 दिन में जाके थोड़ी ना प्रूफ दे देगी। सबूत दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को, आप मुझे दिल्ली का केस बताइए, कोई भी एक केस कितना टाइम लग जाता है एक केस में? आप कसाब को देखिए, कितना टाइम लगेगा। तो बिल्कुल, तो ट्रायल में टाइम लगता, और ट्रायल में टाइम लगेगा ही। तो इतनी छोटी मोटी चीज है किसी बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ केस लाने, जो देश विरोधी काम कर रहे हैं। इसमें से एक भी आरोपी तो पकड़ा नहीं रहा है, सब बाहर बैठे हैं, मजे मार रहे हैं बाहर बैठ के कोई वीडियो कॉल पे किसी को भी धमकी दे रहा है। कल को पता चला किसी को भी धमकी आए, उनके बहुत सारे चेले चपाटे हमें कमेंट। चलिए इसमें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जो खुलासा है वो हम कल एक वीडियो में करने जा रहे हैं। एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रवेश के पास आ चुका है, वो डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। कल शायद प्रवेश नहीं होंगे। नहीं, कल मैं आऊँगा और हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, और इस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो थ्योरी लगाई जाती है ना चिराग जी, लॉरेंस की गर्लफ्रेंड और लॉरेंस का बैकग्राउंड, उस पर हम सीधे लॉरेंस की बात बताएंगे कि लॉरेंस क्या कहता है अपनी हिस्ट्री को लेके। वो कैसे इस बात हुई है लॉरेंस से, या कुछ दस्तावेज ऐसा, वो कल बताएंगे, कल की वीडियो में। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।